नमस्कार दोस्तों, हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में आज हम बात करेंगे एक कन्वेंशनल करियर पाथ के बारे में। करियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके लिए वेरिंग फील्ड के दरवाजे खोल सकती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एरोस्पेस तक। ये फील्ड एक बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स के बीच एक पॉपुलर चॉइस रहा है, इसकी वर्सेटैलिटी और मल्टीपल करियर ऑप्शंस के वजह से। इस फील्ड में 2026 तक 9% से लेकर 11% तक की ग्रोथ दर्ज करने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर राम प्रकाश जी मौजूद हैं। सर MGM COET नोएडा में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। सर को इस फील्ड में लगभग 20 सालों से ज्यादा का अनुभव है। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? जी सर, श्योर सर, प्लीज। ओके, थैंक यू मैडम। सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के करियर्स के बारे में बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक हम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो उसके व्हाट आर द अवेलेबल करियर ऑप्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं इसके लिए, और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और क्वालिफिकेशंस होती है, डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमारी एजुकेशन होती है, हम बीटेक में पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कैसे मतलब रिलेट करते हैं एक दूसरे को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली फिजिक्स मैथमेटिक्स, इन सब का फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इन सब का कॉम्बिनेशन होता है टू बैलेंस द मैकेनिकल सिस्टम्स। और इसके अंदर जब हम बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, मेन सब्जेक्ट हमारा होता है जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक मशीनरीज हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग रिलेटेड विद द हीट ट्रांसफर। थर्मल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट हमारा होता है जब हम जॉब रोल पे जाते हैं, तो इस केस में तमाम सर्विस सेक्टर होती हैं पावर प्लांट की, जहाँ 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 भी हीट ट्रांसफर का सिस्टम होता है वहाँ हर इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, थर्मल पावर प्लांट का मतलब है कि जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC नाम। उसके बाद कुछ आती है हाइड्रो। अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में क्या होता है, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द कोल्स एज वेल एज वाटर्स। तो इसमें कोल से कैसे हम जनरेट करते हैं, कोल, इसमें थर्मल पावर प्लांट जो होता है एक कोल प्लांट होता है, इसमें से कोल हैंडलिंग होती है, और कोल से हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं कोल को बर्न करने के बाद जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर को हम कन्वर्ट करते हैं स्टीम। फिर स्टीम से आगे हमारी स्टीम जो हमारी होती है टरबाइंस में जाती है, टरबाइंस के बाद में हमारा क्या होता है, कंडेंसर होता है, कंडेंसर के बाद हमारा जो है पंप के थ्रू हम फिर फीड कर देते हैं बॉयलर्स में। तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है मैकेनिकल इंजीनियर्स का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इसमें डिप्लोमा और ITI के कैंडिडेट भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं एज ए शिफ्ट इंजीनियर्स, एज ए बॉयलर्स इंजीनियर्स, मेंटेनेंस के रूप में भी होते हैं, ऑपरेशन के रूप में भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होता है। जैसे हम बात करते हैं बॉयलर्स इंजीनियर्स, तो बॉयलर्स इंजीनियर्स का भी वहाँ फंक्शन होता है कि बॉयलर्स को ऑपरेट करने के लिए उसमें स्टीम को चेक करना होता है कि सुपर हीटेड आ रही है, सैचुरेटेड है, जो हमारी हमारी रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है स्टीम की, वो हमें मेंटेन करना होता है, और स्टीम को प्रॉपर सप्लाई कराना होता है। ये हमारे जनरेशन में काम होता है। और इस स्टीम को, सुपर हीटेड स्टीम को हम जब वहाँ टरबाइन में पास करते हैं, तो टरबाइन से क्या होती है, टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद उसको विद द हेल्प ऑफ द आर्मेचर्स उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, मैकेनिकल पावर वहाँ डेवलप होती है। उस मैकेनिकल पावर को आगे हम डेवलप करते हैं जनरेटर्स के थ्रू, अल्टरनेटर्स के थ्रू। अल्टरनेटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं आसपास सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग मैग्नेटिक कॉइल्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब होते हैं। उनके साथ साथ हम किसी आर्मेचर में उसको रोटेट हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो की फिर कनेक्ट हम कर देते हैं जनरेटर्स के थ्रू, आगे ट्रांसमिशन लाइन में जाती है। तो ट्रांसमिशन लाइन से हम घरों पे ट्रांसमिट करते हैं पावर डोमेस्टिक पर्पज से। तो इस तरीके से हमारा जो थर्मल का लिंक होता है यहाँ पर होता है। इसको हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा इसी से रिलेटेड होता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम पढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को मतलब कैसे हम पढ़ते हैं, बीटेक में कैसे रिलेट करते हैं। एक सब्जेक्ट होता है इसमें फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी सब्जेक्ट होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइंस पढ़ते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि वाटर एनर्जी, हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी टैंक्स होते हैं, तो वहाँ वाटर कलेक्ट करके रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर का मतलब होता है इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ द वाटर्स।
तो अगर उस रिजर्वायर से हम वाटर को हम लेते भी हैं, उसमें देते भी हैं, तो उसमें उसके लेवल में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो वहाँ रिजर्वायर पे जो क्या होता है कि वहाँ रिजर्वायर, हाँ, रिजर्वायर से होता है डैम। डैम से हमारी वाटर एनर्जी जो होती है ले आते हैं हम टरबाइन की तरफ लाते हैं। तो वहाँ पर टरबाइन जो होती है, उस टरबाइन का नाम होता है वाटर टरबाइन। अब वाटर टरबाइन में भी हम वही काम करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद फिर हम ले जाते हैं अल्टरनेटर से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ थर्मल में क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ हाइड्रोलिक का फंक्शन हुआ, वाटर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल में, देन मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है सब तरफ जाके घरों में, सभी लोगों के घर में डोमेस्टिक पर्पज पे। तो देखिए यहाँ पर पर्पज क्या है, इंजीनियर्स का यहाँ भी रोल होता है to control the flow, to control the supply of the waters, to control the electricities generations। ये सभी यहाँ पर रोल ऑफ इंजीनियर्स का आता है, मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक मशीन्स में पढ़ते हैं बीटेक के। फिर आती है हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स आते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो सब्जेक्ट होता है ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब होता है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन का मतलब है कि as per name, internal combustion, combustion occur inside the engine, others are known as also एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इंजन क्या होता है, एक्चुअली इंजन हम लोग यूज करते हैं गाड़ियों में, तो उसमें क्या होता है हम कन्वर्ट करते हैं कौन सी एनर्जी, जो हमारी केमिकल्स होती, केमिकल एनर्जी होती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब एनर्जी केमिकल फॉर्म में होती है। केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल में, और उस मैकेनिकल एनर्जी को यूज करते हैं हम ड्राइव करने में। तो आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन का मतलब है इंटरनल कंबस्शन इंजन, कंबस्शन अकर इनसाइड द इंजन। अब इसमें आते हैं 2 स्ट्रोक इंजन से हो जाते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन भी होते हैं। तो यहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियर का बड़ा रोल होता है। रोल कैसे होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हर इंजीनियर्स को ये पता होना चाहिए, मैकेनिकल के जो भी गाड़ी चलाते हैं एटलीस्ट उनको भी पता होना चाहिए। आईटीआई होते हैं, और उसमें आईटीआई में भी एक ट्रेड होता है, उसे हम कहते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और डिप्लोमा में भी एक ट्रेड होता है, डिप्लोमा में जो 3 इयर्स कोर्सेज होते हैं, इसमें भी होता है डिप्लोमा। तो उसमें भी एक कोर्स होता है ऑटोमोबाइल। और बल्कि आईटीआई में क्या होता है, ऑटोमोबाइल रिपेयर करके होता है, सर्विस सर्विस टेक्नीशियंस। तो इसमें इंजन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंजन्स में भी कई पार्ट होते हैं, एक तो बॉडी का पार्ट हम कहते हैं चेसिस, सस्पेंशन होता है, हार्ट ऑफ द इंजन, जैसे हम पावर ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं, गियर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के साथ में आपका डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं बीटेक में। तो इसी नॉलेज को हम क्या करते हैं आगे, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट होता है कि कभी भी कंस्ट्रक्शन या डिजाइन करते समय, जैसे डिजाइन इंजीनियर का रोल आ गया कंपनीज में हमारा डिजाइन, तो कोई कंपोनेंट अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम डिजाइन पैरामीटर्स चेक करते हैं। डिजाइन के बाद में हम ड्राइंग तैयार करते हैं, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स होती है। इंजीनियर्स की जो लैंग्वेज होती है, एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर एंड पे, जो इंडस्ट्री एंड पे होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि ड्राइंग मतलब किस पर्पज से बनाएगी। उनको जाके एकदम 3D फिगर नहीं दिया जाता है, उनको एक ड्राइंग दी जाती है। ड्राइंग में सभी डायमेंशंस होते हैं, और ड्राइंग फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस पे ड्रा किए जाते हैं अलग अलग टाइप के। तो उस ड्राइंग को पढ़ने भी वहां पर आना चाहिए। तो ड्राइंग का सेक्शन अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्शन उसमें अलग होता है, क्वालिटी चेक का सेक्शन अलग होता है। तो ये सभी सेक्शन को इंडस्ट्री में अलग अलग डिवाइड की जाती है, अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो कंपोनेंट जो हम लगाते हैं पार्ट्स इंजन्स में या कहीं पर भी कोई पार्ट लगाते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। कहीं पर भी हम अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अगेंस्ट में कितना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ। ये हम चेक करते हैं। कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स होती हैं, जैसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हो गई। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम क्या करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं। कंप्रेसिव टेस्ट हम लोग स्पेसिमेन में करते हैं, जैसे ब्रिक का एग्जांपल ले लिए, ब्रिक से हम देखते हैं कि कितना फोर्स लगाने पर वो ब्रेक हो सकता है। ऐसे टेंसाइल में क्या होता है, इलांगेशन ऑफ फोर्स निकालते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम निकालते हैं। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, जैसे इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी इलास्टिक पॉइंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट्स हो गए, ये सब करते हैं हम सब्जेक्ट में। तो मतलब इस सब्जेक्ट को हम रिलेट कैसे करते हैं इंडस्ट्री में, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। स्ट्रेंथ के साथ साथ हम डायमेंशंस निकालते हैं, क्योंकि डायमेंशन जब तक हम नहीं निकाल पाएंगे
तब तक हम ड्राइंग नहीं ड्रा कर पाएंगे। एग्जैक्ट ड्राइंग हम नहीं ड्रा कर पाएंगे तो एग्जैक्ट ड्राइंग हमें पास करना होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस में। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस में पास करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस में क्या होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग के हिसाब से ही वो क्या करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर हमारी ड्राइंग उस समय सही नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट है वो गलत बन जाएगा। गलत बनने से क्या होगा, जहां जहां भी लगना है, जब प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमने बनाया हुआ है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ डिजाइन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इनिशियल लेवल पे। डिजाइन हमारा कुछ बेस होता है, किसी बेस पे हम डिजाइन करते हैं। किस बेस पे, जैसे मान लीजिए सॉफ्ट की हम डिजाइन कर रहे हैं तो सॉफ्ट में हमें देखना होगा कि सॉफ्ट की जो इनपुट पावर हमारी होती है, कितनी पावर के लिए हमें ट्रांसमिशन लेना है। तो उसमें जो फार्मूला यूज करते हैं पावर ट्रांसमिशन की, कितने पावर के लिए हमें करना है, कितने आरपीएम पे चलाना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनपुट वी हैव टू डिजाइन द सॉफ्ट। सॉफ्ट में क्या करते हैं, हम उसका डायमीटर्स निकालते हैं, उसकी लेंथ निकालते हैं, की कौन सी लगनी है, की साइज क्या होती है। की क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ कपलिंग करना होता है। शाफ्ट को मान लीजिए एक से दो शाफ्ट को में जोड़ना होता है, और शाफ्ट का फंक्शन क्या यहाँ पर होता है, शाफ्ट का फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। और शाफ्ट के साथ ऊपर गियर भी माउंट होते हैं, वहां भी पावर ट्रांसमिशन लिंकेज होते हैं। गियर्स की भी हम स्टडी मैकेनिकल में ही करते हैं। तो अब गियर्स कहाँ यूज करते हैं, गियर को भी इंजन में यूज करते हैं। अब सभी लोगों ने नाम सुना होगा, इसका डिफरेंशियल गियर्स होता है, सिंपल डिफरेंशियल गियर्स होते हैं, ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। आजकल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आने लगा है, मैनुअल गियर चेंजर आता है, इसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स होते हैं। तो इनका क्या है कि इन कंपोनेंट्स को हम डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ट्रांसमिशन। पावर हमें कितना ट्रांसमिट करता है, 2 HP करना है, 1 HP करना है। तो इसको हमें देखना है कि उस पावर ट्रांसमिशन के साथ टार्क कितना डेवलप कराना है। रिवर्स हम चलते हैं, कितना टार्क कराना है, टार्क कितना जनरेट कराना है उसमें इतने पावर के लिए, उसकी हेल्प से ये सब देखिए, ये सब मैथमेटिक्स हमारी जो होती है ना, बेसिक इंटरमीडिएट जो 12th क्लास में हम पढ़ के आते हैं वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर वहां ये सब चीजें क्लियर होती है तो हमारा बीटेक काफी आसान हो जाता है करना। बीटेक का कहीं पर भी अगर हमारा बेसिक क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन यहाँ सब करना ये सब काफी इजी हो जाता है। तो ये सभी ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ आके सब कुछ करना होता है, पहले से आपको इंटरलिंक करना होता है। यहाँ एक बीटेक में क्या होता है, एक एप्लीकेशन बेस्ड को आप पढ़ते हैं, टोटली एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब आप बीटेक लेवल पे पूरा तैयारी की जाती है कि इंडस्ट्री में कैसे वर्क करना है, इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट कैसा होता है, इंडस्ट्री में शिफ्ट में कैसे काम करते हैं, वर्किंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ऑल दीज यू हैव टू स्टडी इन दिस केस हियर। तो यहाँ इंजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंजन पे आप देखेंगे तो इंजन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए। पार्ट्स में जैसे आते हैं, एक तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, चेसिस सिस्टम हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, बॉडी का पार्ट हो गया। बॉडी का मतलब चेसिस ऊपर का पार्ट हम देखते हैं, उसमें भी जो शेप्स होते हैं वो एरोडायनेमिकली हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं मैकेनिकल इतना छोटा सा है कि 1 घंटे में हम आप लोग को डिस्कस कर ले, 50 मिनट में डिस्कस कर ले, बहुत बड़ा एरिया है, छोटा सा पार्ट लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। इंजन का ही अगर लेते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होगा कि उसकी बॉडी का भी आप देखेंगे अलग अलग कार की जो डिजाइनिंग होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो उसका भी कुछ ना कुछ रीजन होता है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट और कोफिशिएंट ड्रैग का कॉन्सेप्ट आता है रिलेटेड विद द एरोडायनेमिक फैक्टर्स। तो इसमें ऑटोमोबाइल्स में अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर देखिए, ऑटोमोबाइल्स में टेक्नीशियन एज ए एंटरप्रेन्योर का भी काम कर सकते हैं आप, इंटरप्रेन्योर का काम कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योर में कौन कौन से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में फ्यूचर आपका दिख रहा है, जैसे सपोज करिए आप सर्विस सेंटर आपने ओपन कर दिया, वर्कशॉप आपने ओपन कर दिया, आजकल कार वाश का भी चल रहा है, वो भी ओपन कर सकते हैं एज ए इंटरप्रेन्योर। सेक्टर में आप नहीं कर रहे हैं, अपना कुछ ओपन करना चाहते हैं तो बहुत से अपने स्कोप हैं इस केस में। दूसरा आपका जैसे कार रेंटल पे भी चल रहे हैं, कार रेंट एट ए रेंट बेसिस पे भी लोग चलाते हैं। वॉशिंग का हमने बता ही दिया कि वॉशिंग का भी अपना ओपन कर सकते हैं। आजकल एथराइज डीलर भी बनते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर तो हम लोग बात कर रहे थे अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आपके सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आपके आते हैं सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हैवी इंडस्ट्री होती है और मीडियम इंडस्ट्री भी होती है। तो इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। फ्लेक्सिबल सिस्टम भी होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होते हैं, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होते हैं, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होते हैं। और इन सभी सिस्टम्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज मटेरियल हैंडलिंग।
मटेरियल हैंडलिंग का मतलब जब भी आपका इंडस्ट्री में मटेरियल आता है, एक इनपुट से लेके मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि यू हैव टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस में आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल आपके पास होता है, उसको आप फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट और यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैन पावर्स। तो उस केस में क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपकी मटेरियल हैंडलिंग स्टार्टिंग से लेके, स्टार्टिंग का मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जो होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस केस में। और इसमें अगर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट देखी जाए तो अराउंड 30% 40% कास्ट हैंडलिंग में आता है हैवी इंडस्ट्रीज के केस में, जहाँ टन के इन टन्स ऑफ जो वेट होता है कंपोनेंट्स का, रॉ मटेरियल का, इन सब का वेट टन्स में होता है। जैसे हैवी इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, मिल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो यहाँ मटेरियल हैंडलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल हैंडलिंग आपका विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर सिस्टम से भी होता है, क्रेन से होता है, लिफ्ट से होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका लेआउट किस टाइप का है। लेआउट का मतलब होता है लेआउट लेआउट किसका, इंडस्ट्री का लेआउट। तो लेआउट क्या होता है, एलोकेशन और पोजीशंस ऑफ द फैसिलिटीज इन साइड द इंडस्ट्री। ये सब कुछ करिए, घर की हम बात करते हैं तो किचन का हम नाम लेते हैं तो किचन में पता लगता है किचन का वो होता है, ड्राइंग रूम होता है तो लिविंग रूम होता है। तो ऐसे यहाँ पर एक मशीन शॉप की हम अगर बात करेंगे तो मशीन शॉप का मतलब होता है वहाँ मशीन, ए सेट ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल। अब उसी मशीन्स में हम पर्टिकुलर मशीन का नाम लेते हैं, लाइक लेथ मशीन की हम बात करें, लेथ मशीन शॉप। दैट मीन्स कि वहाँ पर उस सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो सभी क्या होती है, लेथ मशीन ही होती हैं। उसमें क्या होता है, एक्सपर्टाइज, एक जो ऑपरेटर्स होता है उसको उस मशीन का एक्सपर्टाइज होता है। साथ में दूसरी सेक्शन हम लेते हैं तो होती है कि ड्रिल मशीन होती है, सेपर मशीन्स होती हैं। इन सब मशीन से कि मशीन के हिसाब से हम अगर पूरे सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, मैन्युफैक्चरिंग लेआउट को हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं सेलुलर लेआउट। सेलुलर का मतलब है कि एक एक अलग अलग सेक्शंस में मशीन्स को हमने डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज के हिसाब से कर दिया। अब इस मशीन से अलग से जब मशीनों से कंपोनेंट कहीं इकट्ठा होता है, अब मशीन पे देखिए रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना है, आइदर बाई हैंड होना है या मैनुअल्स होना है। बाई हैंड का मतलब है कि ऑपरेटर एक मशीन से दूसरे मशीन पे या एक ही मशीन पे 2-3 ऑपरेशन आपको करने हैं, तो उस समय भी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर भी देखिए स्किल जो होता है, स्किल ऑपरेटर की स्किल जो होती है, ऐसा नहीं कि बीटेक किए हुए कैंडिडेट को यहाँ चाहिए होता है। जो मशीनिस्ट होते हैं आईटीआई लेवल पे, उनको भी एक्वायर यहाँ किया जाता है, मशीन ऑपरेटर्स। अब मशीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे हम सपोज करिए बिल्डिंग मशीन की हम बात करें तो वहाँ बिल्डर की जरूरत होती है। ऐसे मैकेनिकल में सेगमेंट होता है आईटीआई, जो एनसीवीटी के थ्रू पास होता है, आईटीआई पास करते हैं, तो वो आते हैं इस केस में। तो इंडस्ट्री में डिप्लोमा बेस पे हो या डिग्री लेवल पे हो या आईटीआई बेस पे हो, जॉब सभी होते हैं। और रही बात यहाँ सैलरी की बात, जो हम करते हैं सैलरी प्राइवेट और गवर्नमेंट में अलग अलग होती है। गवर्नमेंट में एक स्ट्रक्चर्स होता है कि स्ट्रक्चर बेस पे, प्राइवेट में सैलरी देर इज नो लिमिट ऑफ सैलरी, हाउ मच यू आर यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होंगे वो सैलरी नो कांस्टेंट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा, इन्हीं सब इंडस्ट्री से मिलता है आपको अलग अलग टाइप से। तो ये मशीन्स का हो गया। इंस्टीट्यूशन से आप क्या करते हैं, इन हैंड कि क्या होता है, पढ़ते हैं वहाँ पर छोटी छोटी मशीन से आप ट्रेनिंग लेते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब ये इसको हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे जो अलग अलग टाइप की मशीन्स को हम कलेक्शंस करते हैं उसको हम कहते हैं सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। अब सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हो गया, कुछ होते हैं इन लाइन होती है, प्रोडक्ट टाइप की होती हैं। प्रोडक्ट टाइप का मतलब है कि कोई कंपोनेंट हमारे पास है, उस पर 3-4 ऑपरेशन होने हैं। हम ऑपरेशन के हिसाब से मशीन को अरेंज कर देते हैं। तो होता है कि प्रोसेस टाइप का। उसके बाद होता है एक फिक्स लेआउट। फिक्स लेआउट का मतलब होता है कि हमारी वहां पर जॉब फिक्स कर रही है, छोटी छोटी मशीन आके वहां पर ऑपरेशन करती है, दैट इज नोन एज द फिक्स लेआउट। तो इस टाइप से लेआउट को हम डिफाइन करते हैं अलग अलग। अब इन लेआउट के हिसाब से जो मशीन होती है, मशीन के हिसाब से भी अलग अलग एक्सपर्टाइज की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम करते हैं, एक होता है एफएमसीजी सेक्टर टाइप का। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे ब्रेड की हम बात करते हैं तो ब्रेड पे भी एक मार्क देखेंगे लिखा होता है, यू हैव टू कंज्यूम विद इन 2 और 3 days और एक्सपायरी डेट
का मतलब है कि फास्ट, जिसे हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मिल्क प्रोडक्ट हमारे हो जाते हैं। तो ये सब भी क्या है, इसमें आते हैं एफएमसीजी में आते हैं। एफएमसीजी का मतलब एक टाइम लिमिट के अंदर आपको कंज्यूम करना है, अदरवाइज क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सभी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर से जा सकते हैं। अब आते हैं मैकेनिकल इंजीनियर जॉब का रोल क्या होता है, रोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। अब रोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में आप क्या आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो भी हम यहाँ की जॉब, हाँ अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैकेनिकल इंजीनियर क्या होते हैं, तो आपने, आप लोगों से पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या उसमें हम बीटेक टाइम पे पढ़ते हैं और क्या क्या कैसे रिलेट करते हैं सब्जेक्ट को। तो वहां पहुंचने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना होता है। जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वहाँ कुछ नई चीजें भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ हमें ये देखना होता है कि जो इस समय फंक्शनिंग में हो रही है, फंक्शनिंग में अगर कहीं ड्रॉबैक है या कुछ और तरीके से कुछ हमारे इंप्रूवमेंट करने से शायद आउटपुट में इफेक्ट आ जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। किस प्रॉब्लम्स को, एनालाइज द प्रॉब्लम्स टू सी हाउ मैकेनिकल एंड थर्मल डिवाइसेस माइट हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कैसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं, वो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम का आउटपुट बढ़ाने के लिए। ये कहीं भी अगर एज ए इंजीनियर हम ज्वाइन करते हैं तो उस केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रोल दिया गया है, तो उस केस में हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है वो तो करना ही करना है। साथ में हमें ये भी देखना है कि क्या उसके पार्ट में जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस हम कहीं इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं कर सकते। वो कब हम देख पाएंगे, जब उसमें इन्वॉल्व होंगे। और साथ में आता है डिजाइन और रीडिजाइन मैकेनिकल एंड थर्मल डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस हमारे यहाँ हैं, क्या उस जो हम कुछ डिजाइन भी या रीडिजाइन कर सकते हैं। रीडिजाइन का मतलब रीथिंकिंग प्रोसेस करके उसको हम सोच सकते हैं क्या क्या उसको जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब अगर कुछ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक टेस्ट करना होता है, प्रोटोटाइप टेस्ट डेवलप करना होता है, प्रोटोटाइप मॉडल, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसके रिजल्ट को भी एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालाइज द टेस्ट रिजल्ट एंड चेंज द डिजाइन एज पर रिक्वायरमेंट। हम उसको क्या करते हैं कि अपने टेस्ट को, उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने पे अगर हमारा उसमें लगता है कि ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज फिर क्या करते हैं, अगेन यू हैव टू रीथिंक, उसको दोबारा हम विचार करते हैं कि उसमें कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। अब देखिए स्कोप जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, कौन कौन से सेक्टर लगभग है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अब इसमें टाइम थोड़ा सा, हाँ, कुछ लिस्ट हैं जो अपॉर्चुनिटीज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट्स की होती हैं। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉपुलरली नोन एज ईएससी, जो यूपीएससी कराती है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिक्रूट करती है। अपने यहाँ जो बीटेक का 4 डोमेन होता है, करीब 4 डोमेन कौन कौन से होते हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। 4 ब्रांच में आपका ईएससी का स्कोप होता है। ईएससी से इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से रेलवे में जाते हैं, मिलिट्री डिफेंस में जाते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाते हैं, यहाँ सब जाते हैं। और फिर आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जैसे एनटीपीसी हो गई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी हो गई, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल है, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीएचईएल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, एक बीएल होती है जिसे कहते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेल का नाम है, सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीआईएल है कोल इंडिया लिमिटेड। अब इन सभी कंपटीशंस में पहले क्या होता था, इनिशियली स्टार्टिंग में बिफोर 2000 ये अलग अलग कंपनीज एक एक अलग अलग एग्जाम कराती थी। तो कैंडिडेट्स को क्या होता था, अलग अलग एग्जामिनेशन जो कराती थी कंपनीज, तो उसमें ओवरलैपिंग भी होती थी, पता भी नहीं लग पाता था। अब इन्होंने क्या किया है, सभी एक साथ मर्ज कर दिया है। और मर्ज किसके थ्रू किया है, एक एग्जामिनेशन होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक का, और या आप बीटेक के फाइनल ईयर में होते हैं, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में होते हैं, तो उस केस में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है, गेट। और गेट में सिलेबस क्या आता है, एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, सम पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स एंड सम पार्ट ऑफ द कोर सब्जेक्ट, जो कि सिलेबस आपका सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक मोस्टली जो सब्जेक्ट बीटेक में कवर किए जाते हैं उन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। तो इसमें अगर अच्छा स्कोर आता है गेट में, तो टॉप स्कोर मतलब कि अच्छे स्कोर आते हैं, टॉप 500 में आते हैं लगभग, जो ट्रेंड पिछला रहा है, तो उस केस में अच्छी इंडस्ट्रीज आपको पब्लिक सेक्टर्स मिल सकती हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, एनटीपीसी, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद गेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में अगर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक इफ यू वांट टू गो थ्रू द एमटेक,
तो एमटेक के लिए भी डायरेक्ट आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी बेंगलोर, इन सब जगहों पे स्कोप रहता है इसका, इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही गेट के थ्रू आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी लेती हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे बार्क हो गई, बार्क का मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो हो जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ हैं, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन भी वहीं से लेते हैं, गेट से। इसका मतलब गेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर द ग्रेजुएट इंजीनियर्स, दोज हु आर इन फाइनल ईयर्स। फाइनल ईयर में रहते हुए ही कर लेना चाहिए बच्चों को। मुझे लगता है कि तैयारी जो है सेकेंड ईयर से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो अच्छा स्कोप आ सकता है इसका। अब प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर देखिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट का मतलब है कि आपको जो जॉब होती है, नौकरी इसमें मिलती है, थोड़ा सा सेफ्टी होती है इसमें, ज़्यादा सेफ्टी, बस सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा सडन चेंज नहीं होने वाली है इसमें। जो स्टार्टिंग में रहती है, थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं, वो एक रूल रेगुलेशन के अंदर बंधे होते हैं। बट प्राइवेट में क्या होता है, देयर इज नो लिमिट ऑफ द सैलरी। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं, तीसरी चेंज करते हैं, चेंज करते रहते हैं, इसमें ग्रो होता रहता है। वो डिपेंड वही करता है कि आप कितना यूजफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, कितना आउटपुट दे रहे हैं। तो इसमें मैटर करता है आपका टैलेंट और आपकी लेबर, आपका हार्डवर्क। तो प्राइवेट सेक्टर्स कुछ हैं, जैसे L&T हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, विप्रो हो गई, ऑटोमोबाइल कंपनीज में लाइक मारुति हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, महिंद्रा हो गई, टीवीएस हो गई, हीरो मोटर कॉर्प हो गई, टाटा मोटर्स हो गई। और आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी आ रही हैं जो ट्रेन में चल रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं क्योंकि आपका गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से पॉल्यूशंस काफ़ी, अगर पहले वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो जो गाड़ियां में चेंज हो रही हैं, कार्स में, ऑटोमोबाइल में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस किस टर्म्स में आ रही हैं, या तो बायोफ्यूल्स के टर्म्स में, अल्टरनेटिव एनर्जीज में आ रहे हैं, जैसे सीएनजी आ गया है, सीएनजी आ गया। अब इस पे रिसर्च और आगे भी चल रहा है, जेट्रो ऑयल्स आ रहे हैं, बायोडीजल्स आ रहे हैं, एथेनॉल्स आ रहे हैं, फ्यूल्स आ रहे हैं। तो इन सब पे भी कोशिश कर रहे हैं रिसर्च होके कि इसके अल्टरनेट, मतलब इसको जो आपका कन्वेंशनल फ्यूल है उसको रिप्लेस किया जा सके। इससे रिप्लेस करने से फायदा यह है कि आपका जो ग्रीन इन्वायरमेंट है या पॉल्यूशन रिड्यूस हो रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी धीरे धीरे अब फैशन में आ रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी अगर अपॉर्चुनिटीज देखी जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कोर्सेज तो हम चल रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, चार्जिंग स्टेशंस भी आप ले सकते हैं, तो कर सकते हैं, इसमें भी एंटरप्रेन्योर्स का स्कोप है। तो फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स। लाइक स्टेट गवर्नमेंट में क्या आती है, स्टेट गवर्नमेंट की जैसे नगर निगम की जॉब होती है। नगर निगम में क्या होता है, एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर से अपॉइंटमेंट होता है। और ये किसके थ्रू होता है, जो कमीशंस होते हैं, कमीशंस का मतलब है कि स्टेट कमीशंस, यूपीपीएससी, लाइक इन यूपी की हम बात करते हैं, यूपीपीएससी, उत्तराखंड यूपीपीएससी हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी हैं। तो नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियर पे पोस्ट भी निकलती है। उसमें क्या क्राइटेरिया होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में मेरिट बन के सिलेक्शन होता है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू देख सकते हैं। नगर निगम का हो गया, जल निगम हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहे हैं। और ये होता है सभी डिपार्टमेंट में, जो अपॉइंटमेंट होता है थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। उसके बाद आते हैं फैकल्टी। अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, हायर एजुकेशन इन द सेंस कि अगर हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ते हैं, एमटेक और पीएचडी करते हैं, तो अब एलिजिबल हो जाते हैं फैकल्टीज इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फैकल्टी पॉइंट होते हैं, अब आजकल मिनिमम एलिजिबिलिटी पीएचडी, मतलब एमटेक या पीएचडी हो गई, एमटेक मिनिमम हो गई है और पीएचडी हो गई है। जो रिप्यूटेड कॉलेज में कहीं भी आप जाते हैं तो उसमें पीएचडी चाहिए, पीएचडी के साथ रिसर्च पेपर वगैरह भी चाहिए होता है। मर्चेंट, हाँ, नेवी में भी हो सकता है, आपका स्कोप है मर्चेंट नेवी के लिए भी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी सेक्टर्स हैं, जैसे यूपीपीसीएल की बात हम कर रहे हैं, स्टेट की पावर कॉर्पोरेशन होती हैं, दिल्ली में बीसीएससी की बात कर रहे हैं, एनएचपीसी होती है, एनर्जी सेक्टर्स हैं, एनटीपीसी हो गई, ये सभी एनर्जी सेक्टर्स में आती हैं। फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे में जो अपॉइंटमेंट आपका होता है, अलग से रेलवे अलग अलग आरआरबी निकालती हैं वो सेक्शन इंजीनियर्स के लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग या रेलवे इंजीनियरिंग हो गया। प्राइवेट में और अगर आते हैं तो होंडा सीएल कार डिवीजन्स होती है, बोस इंडिया है, सीमेंस है, गोदरेज ग्रुप्स है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी गवर्नमेंट की है, और भारत एल्यूमिनियम कंपनी होती है बाल्को, जिसे हिंडल्को हो गई, तो ये टाटा ग्रुप्स हो गई। ये सब कंपनीज हैं जिनमें हम अपना स्कोप या फ्यूचर बना सकते हैं। और बट ये है कि इसके लिए पहले से आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब रिक्रूटिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं गवर्नमेंट इसके लिए, बीटेक के लिए, डिप्लोमा के लिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गई।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन इंजीनियर की पोस्ट आ गई, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स की आ गई। प्रोडक्शन इंजीनियर्स का रोल होता है कि टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। क्वालिटी इंजीनियर्स का होता है जो प्रोडक्शन प्लानिंग जो हमारी चल रही है, वेदर इट इज रन इन ए प्रॉपर वे आर नॉट, उसको कंट्रोल करना, उसको चेक करना होता है, क्वालिटी चेक करनी होती है। क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। क्वालिटी पैरामीटर्स का मतलब है कि जो ड्राइंग में हमें दिए गए हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफाई किए गए हैं, वो स्पेसिफिकेशन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। देन प्रोसेस इंजीनियर की पोस्ट होती है, प्लांट मैनेजर होते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं। अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स होते हैं, ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस होते हैं, क्वालिटी इंजीनियर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स होते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर्स होते हैं। ऑल दीज आर द कैटेगरी ऑफ द इंजीनियर्स पोस्ट। अगर एरोस्पेस की हम बात करते हैं, एरोस्पेस में एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं, डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं, R&D इंजीनियर्स होते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स का वर्क होता है कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को या इंडस्ट्री को अपना ये देखना होता है कि कैसे कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट के स्कोप है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या चांसेस हैं कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने के, और उस इम्प्रूव के मेथड्स क्या क्या सब होते हैं। फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं, प्रोपल्शन इंजीनियर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स होते हैं। और वैसे एनर्जी सेक्टर्स में अगर हम जाते हैं तो एनर्जी इंजीनियर्स है, शिफ्ट इंजीनियर्स होते हैं, थर्मल इंजीनियर्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स का मतलब आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का काफी चल रहा है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब सेक्टर्स में भी काफी स्कोप रहता है। पावर प्लांट इंजीनियर्स होते रहते हैं, ऑपरेशन मैनेजर होता है, R&D, अगेन यहाँ पर भी R&D की जरूरत पड़ती है। फिर आती है कंसल्टेंसी इंजीनियर्स, कंसल्टिंग फर्म्स के लिए होती है। कंसल्टिंग फर्म्स का मतलब है कि वो वहाँ पर कंसल्टेंसी मिलती है। मैकेनिकल इंजीनियर कंसल्टेंट होता है, डिजाइन कंसल्टेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, टेक्निकल कंसल्टेंट है, ऑपरेशनल कंसल्टेंट होते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए भी होते हैं इंजीनियर्स, मैकेनिकल के स्कोप होता है यहाँ पर भी, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, मैनेजर्स, साइट इंजीनियर्स। HVAC इंजीनियर्स होते हैं। HVAC का मतलब जैसे गाड़ियों में लगे होते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आते हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर रिक्रूटिंग होता है, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD हो गया, इंडियन रेलवेज हो गए, इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी हो गई, डिफेंस हो गया, RDO हो गई, इसरो हो गए। तो ये सभी सेक्टर्स होते हैं जिनके आप जा सकते हैं। अब कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं, जैसे डिजाइन इंजीनियर्स हैं। क्या करते हैं डिजाइन इंजीनियर्स? अब अगर उसमें हम आते हैं कि जॉब रोल्स क्या क्या है, उनका जॉब प्रोफाइल्स क्या होता है, जैसे डिजाइन इंजीनियर की अगर हम बात करते हैं तो डिजाइन इंजीनियर वर्क ऑन द क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, वो क्रिएट करता है और डेवलप करता है न्यू प्रोडक्ट सिस्टम के लिए यूजिंग कंप्यूटर एडेड एंड कंप्यूटर डिजाइन सॉफ्टवेयर, यहाँ सॉफ्टवेयर के यूज से कर लेते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स फोकस करता है कि इंप्रूविंग द इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। प्रोडक्टिविटी जो प्रोसेस है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पर फोकस करता है कि हाउ एंड व्हाट आर द मेथड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो हमारा आउटपुट होता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं विद मिनिमम रिसोर्सेज और विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को, ये सब फोकस करना होता है। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स का हमने पहले बता दिया। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स के क्या जो स्टैंडर्ड हमारी स्टैंडर्ड पहले से डिसाइड होते हैं, प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड, वो हमें मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको करना होता है। उसके बाद मेंटेनेंस इंजीनियर होता है। मेंटेनेंस इंजीनियर का वर्क होता है कि रूटीन मेंटेनेंस में क्या होता है, एक तो रूटीन होता है, एक प्लान वे में चलते हैं, अनप्लान करते हैं। जैसे व्हीकल्स का हम लोग करते हैं, व्हीकल्स होती हैं ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में, अगर गाड़ी की हम बात करते हैं तो गाड़ी के लिए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दिया जाता है कि इतने किलोमीटर या इतने ड्यूरेशन के बीच में हमें पहला सर्विस होना, दूसरा होना, तीसरा होना। ये हमारे रूटीन में आते हैं, प्लान्ड होते हैं, पहले से पता होता है। फिर कुछ मेंटेनेंस ऐसे होते हैं हमें कराना पड़ता है, सर्विस करानी पड़ती है, सडन होता है, एक्सीडेंटल हो जाता है। सडन कहते हैं, मान लीजिए कहीं हम जा रहे हैं, कुछ हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ कि गाड़ी का हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ऐसा हुआ, इमीडिएटली हमें दिखाना पड़ा। दैट इज नोन एज एक्सीडेंटल और इमरजेंसी और इमीडिएट सर्विस रिक्वायर्ड, सडन इमरजेंसी सर्विसेज, तो वो जरूरत पड़ती है। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है, रूटीन वे में वो करना पड़ता है। रूटीन वे का मतलब एक टाइम स्लॉट होता है कि इसके बाद हमें रूटीन चेकअप करना होता है। कुछ होता है हमारा मशीन में ब्रेकडाउन आ जाता है, सडन ब्रेकडाउन हो गया, कर चलते चलते कहीं ब्रेकडाउन हो गया, फेलियर हो गई, तो इमीडिएटली हमें जरूरत पड़ती है। फिर R&D इंजीनियर्स होते हैं। R&D का मतलब होता है कि हमेशा नए टेक्नोलॉजी पे काम करते रहते हैं, कि नए मेथड्स पे काम करते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब चीजें होती है। ऐसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का रोल होता है। एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं। एनर्जी इंजीनियरिंग, एनर्जी सेक्टर में बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स होते हैं। फिर रोबोटिक्स आते हैं,
रोबोटिक्स इंजीनियर, आजकल रोबोटिक्स का फैशन भी काफ़ी चल रहा है कि जैसे मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस है, रोबोटिक्स का यूज, 3D प्रिंटिंग का फैशन चल रहा है आजकल। जो फ्यूचर्स है मैकेनिकल का, 3D प्रिंटिंग का भी है, जैसे मेडिकल सेक्टर्स में भी है, टीथ का डिजाइनिंग है और सब चीज़ें मेडिकल में यूज कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग का, ये मैकेनिकल से रिलेटेड होता है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, ये सभी सेक्टर्स हैं जिसकी हम बात करते हैं। सर आपको आवाज आ रही है? यस मैम। जी। सर एक पार्टिसिपेंट हैं योगी, वो ये जानना चाहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद एआई और मशीन लर्निंग में क्या स्कोप है। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद एआई एमएल के छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, उसको करने के बाद ओपन हो सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैडम कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि इसी फील्ड में करना है। 4-6 महीने के, साल भर के कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं, उसको आप करके जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये खासियत है कि कभी भी आप चेंज करके जा सकते हैं, और उधर से अगर स्कोप वहां खत्म हो गया तो इधर लौट सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं। स्कोप है मैडम उसका भी। जी सर, एक पार्टिसिपेंट है रिंग, जानना चाहती हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है अगर आप एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्शन से इंजीनियर ज्वाइन करें तो। एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर डिपेंड करता है मैडम, आपकी इंटरव्यू कैसा होता है, आपकी नॉलेज क्या है, कोई लिमिट नहीं होती है इसमें। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी प्लेसमेंट जो बच्चों का होता है, कोई 4 लाख to 5 लाख बीच में स्टार्टिंग हो जाती है, किसी की 10 पे होती है, किसी की 20 के आसपास भी होती है। डिपेंड करता है कि मैडम कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि आपको अगर हम लेते हैं तो कितना, हाउ मच यू आर यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर डिसाइड होता है। कोई फिक्स नहीं होती प्राइवेट, बट गवर्नमेंट में होती है। सर एक पार्टिसिपेंट है राहुल, वो ये जानना चाहते हैं कि अब्रॉड में ऑप्शंस हो सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। अब्रॉड के लिए निकलते रहते हैं, जैसे आप यहाँ से अगर आप कोर्सेज करते हैं, TOEFL वगैरह करते हैं, अप्लाई करना पड़ेगा आपको कि वहाँ की कोर्सेज क्या है, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको देखते हुए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं, ऑप्शंस बहुत है वहाँ भी अब्रॉड के लिए। TOEFL एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ की लोकल लैंग्वेज को आपको लर्न करना पड़ेगा। IELTS करके एग्जामिनेशन है, उसको भी क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। वहाँ की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, पर्टिकुलर जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या है। सर एक पार्टिसिपेंट है अनु, वो ये जानना चाहती हैं कि उनकी जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग नहीं है, और अब अगर वो स्विच करना चाहती हैं तो हम्म। क्वालिटी की डोमेन में क्या शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो सकते हैं जो वो ऑप्ट कर सकते हैं अब। ये वर्किंग में है कि नॉन वर्किंग में है? अगर देखिए नॉन वर्किंग में है, सर स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो अभी अभी कौन सा कोर्स किया हुआ है इन्होंने? अगर 12th क्लास साइंस साइंस ग्रुप से है तो बीटेक कर सकते हैं। नहीं, अगर आगे उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन किया हो उसके हिसाब से भी है। जैसे कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज कुछ होते हैं, कुछ आपके ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, आजकल ऑनलाइन भी चल गए हैं। एक NIOS भी देता है सर्टिफिकेशन कोर्स, जैसे छोटे मोटे कोर्स आप ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अगर करना चाहें, कोर्सेज ऑटोमोबाइल्स पे करना चाहें, RAC रिपेयर का कोर्सेज होते हैं। डिपेंड करता है वो किस तरह अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से कोर्सेज अवेलेबल है। और अपना क्वालिफिकेशन देख लें उन्होंने क्या किया हुआ है, उसके हिसाब से अगर 10+2 किया हुआ है या 10th किया हुआ, उसके हिसाब से कोर्सेज अवेलेबल है। वो सभी के लिए है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्किंग में अगर दिक्कत आ रही है कि हम जॉब कर रहे हैं इस समय मुझे करना है, तो उसके लिए भी होता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है इस समय। आजकल देखिए जो स्किल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलाई हुई है, उसमें भी बहुत से कोर्सेस ऐसे हैं कि आराम से आदमी 6 महीने साल भर में करके अपना इंटरप्रेन्योर से काम कर सकता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसमें हेल्प भी मिलता है गवर्नमेंट से। सर एक पार्टिसिपेंट है विकास, वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन से इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एआई सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो काफी प्रेगमेटिक तरीके से पूरा कोर्स सिखाते हैं। AI सर्टिफिकेशन, इस पे जो ANPTL का गवर्नमेंट का चलता है, एक्चुअली मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, हर जगह का करने में कोई फायदा नहीं होता है। आप सर्टिफाइड देखिए कि कहाँ की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, आप वैल्यू ज्यादा, आप नॉलेज देखिए जहाँ से गेन कर सकते हैं। आप अंदर क्या प्रायर कंडीशनिंग क्या नॉलेज आपको है, उस बेस पे थोड़ा सा उसको बढ़ाने की कोशिश करिए कोर्सेज को। और NPTL एक कोर्स है, NPTL के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सर एक पार्टिसिपेंट है संतोष, वो ये जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉयर के दौर में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं डिग्री वाले कैंडिडेट्स के बजाय, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। नहीं, इसके रीजन ये है कि डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स है, डिग्री वालों में फर्क ये होता है, डिग्री वाले ये मान के चलते हैं हमने बीटेक किया हुआ है, इन हैंड प्रैक्टिस हमारे पास कम रहती है, वो करना भी नहीं चाहते हैं ज्यादा।
तो ये कोशिश करें डिग्री वाले जितने भी हैं कि हमेशा हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहें। वो अगर ये छोड़ देंगे तो शायद हो जाएगा। ये परसेप्शन माइंड में उनके भी रहता है, माइंड में प्री कंडीशनिंग जो इंडस्ट्री रिक्रूट करती है वो ये कहती है कि ये बीटेक वाले बच्चे ये करेंगे नहीं, तो ये चीजें हटानी पड़ेगी तब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सर क्वेश्चन पास इतने ही हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, आपने सब थैंक यू मैम। करिए। आई एम श्योर जो पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस थे उनको उसका रेजोल्यूशन मिल गया है, और आपका सेशन बहुत ही इंसाइटफुल था। थैंक्स अ लॉट फॉर द सेशन सर। ओके, थैंक यू मैम।